सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज हमारे मेहमान होंगे शेख रशीद अहमद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह। उनके बयानात ने हलचल मचा रखी है। बिलावल भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन्हीं की बातों का जवाब देते हैं। हर हेडलाइन में उनके बयानात चल रहे हैं। कुछ ही देर में हमें वो ज्वाइन करेंगे। अब मामला इस वक्त ये है कि मरियम नवाज ने दो टोक अंदाज में ये वाजे कर दिया है कि आर्मी चीफ से मुलाकात करने वालों में नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था। इस बयान का सीधा और सादा मतलब यह है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं। भले अब मरियम नवाज जो मर्जी वजाहत दे, लेकिन सच यह है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को वाज़े पैगाम दे दिया है कि पार्टी में उनकी हैसियत सिर्फ नुमाइशी सदर की है, इख्तियारात का मंबा कोई और है। मरियम के आज के बयान की टाइमिंग भी बड़ी अहम है। आज शहबाज शरीफ की सालगिरह है और यह बयान भतीजी की तरफ से ऐसा तोहफा साबित हुआ है जिन्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। मरियम नवाज ने यह कहकर कि सियासी मामलात के फैसले GHQ में नहीं पार्लियामान में होने चाहिए। सिर्फ नून लीग ही नहीं, पूरी ऑपोजिशन क़यादत, जिस रहनुमा ने मुलाकात की उन सब पर सवालिया निशान लगा दिया है। आज के बयान ने साबित कर दिया कि नवाज शरीफ और मरियम का बयानिया एक है और बाकी पार्टी का बयानिया और। तल्ख हकीकत यह है कि नून लीग जिन पर सियासत में मुदाखलत का इल्जाम लगाती है, मुश्किल घड़ी में फिर उसी चारा साजों के दर पर मदद की भीख मांगती क्यों दिखाई देती है। ख्वाजा आसिफ की इलेक्शन के मौके पर आर्मी चीफ से धांधली की शिकायत करने के क्या मानी है। सच यह है कि डील के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा, बात नहीं बन रही। शेख रशीद का दावा है कि आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें हुई, जबकि एहसन इकबाल कर रहे हैं। और आज तो बिलावल भी मान गए कि गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर अपोजिशन क़यादत अस्करी क़यादत से मिली। फिर पर्दादारी क्या है। बिलावल भुट्टो ने तो इस मुलाकात के बारे में शेख रशीद के बयानात पर भी सवाल उठाया है, बल्कि यह भी कहा है कि आइंदा जिस मीटिंग में शेख रशीद होंगे वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। बिलावल के इल्जामात का जवाब लेंगे शेख रशीद साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शेख रशीद साहब कुछ ही देर में हमें वो ज्वाइन करेंगे, भी शायद कोई लाइन में मसला है। मेरे साथ असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मौजूद हैं। असद खरल साहब, ये तो मामला बड़ा वाज़ेह हो गया कि मरियम कह रही है कि जी कोई नुमाइंदा ही नहीं मिला अगर जाकर अस्करी क़यादत से, तो ये ना फिर ख्वाजा आसिफ नुमाइंदे हैं, ना एहसन इकबाल, ना शहबाज शरीफ। और मरियम के बयान के बाद फ़ौरन शहबाज शरीफ जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें कोई इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज का कोई नहीं नाम, तो ये तो बिल्कुल 2 अलग बयानिए बन रहे हैं। देखिए, जिस तरह उसामा साहब नून और शीन की बातें, और हम भी तवातर से ये चीज़ें कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब शायद एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन वैसे कभी भी उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं दिल से किया। लेकिन मरियम साहिबा जो जानशीन जिनको बनाना चाहते नवाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब या उनके साहबजादे, वो ख़ास तौर पर हुसैन नवाज सियासत में बड़े एक्टिव, यानी पीछे से बिहाइंड द सीन उनको है। 12 अक्टूबर की तकरीर वगैरह सारा लिखने का जो मामला था उसके अंदर भी सारा उनका किरदार था। नज़ीर नाजी साहब ने कहा तो मैं तो लिख नहीं सकता था, वो हुसैन नवाज को मैं नोट्स दिए वही लिख रहे थे जब जहाज में बैठे हुए। मामला ये है कि ये जो मरियम साहिबा, सबसे पहले आज एहसन इकबाल साहब ने पहले तरदीद की और फिर वजाहतें शुरू हो गई। पहले उन्होंने कहा जी 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई, फिर उन्होंने कहा जी हाँ जी मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुझे बड़ा एक अहम गिला है। उन्होंने एक तरफ कहते, छोटी सी अगर इजाजत, एक तरफ वो कहते साथ हैं, शेख साहब से बता ये बात, एक तरफ है कि जनाब पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए और इस तरह के मामलात के अंदर वज़ीर आज़म की सरबराह मीटिंग होनी चाहिए। तो गिलगित बल्तिस्तान के जब मामले के अंदर अमीन गंडापुर ने जब कहा कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि पीसफुल इलेक्शन होंगे, सारे मामलात होंगे, मैं गारंटी लेता हूं, तो वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि डीजी जनरल फैज जो ISI जनरल फैज अमीद बैठे थे, इन्होंने खुद कहा बिल्कुल ठीक है हमें उनकी गारंटी चाहिए। शेख साहब, ये आप तो घसीट के उनको खुद लाते हैं। अच्छा शेख साहब, आप काफी अरसे से कह रहे हैं कि शीन लीग अलग होगी ही, यानी शहबाज शरीफ अलग होंगे नून लीग से, तो ये क्या इसी की तरफ अब ये इशारा है कि मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से ये कह दिया कि इसकी क़यादत से मुलाकात में नून लीग मियाँ नवाज शरीफ का, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा नहीं था, तो अब वो यानी शहबाज शरीफ को कह रही हैं कि वो मियाँ नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं हैं, तो फिर उन्होंने पहले ही अलग कर दी, शीन लीग शहबाज शरीफ को अलग कर दिया है, अब ऐलान होगा, उसका कब तक इम्कान है?
अर्ज की ना, मैं 30 दिसंबर जनवरी कह चुका हूँ, 4 महीनों में मैंने कहा शीन निकल जाएगी नून से। आज देखें मरियम साहबा फरमाती हैं कि हमारा कोई आदमी नहीं मिला नवाज शरीफ का। तो और क्या बातें होती हैं जी, सियासत में तो कैमरा ही खेला जाता है ना, सियासत में कोई डांस होता तो नहीं चल रहा। सारे लोग सियासत कैमरे आगे कर रहे हैं और सारे कैमरे मेरे पीछे पड़ रहे हैं। मैंने क्या कहा, ये मिले नहीं है, ये 2 मुलाकातें, एक भी आदमी कह दे कि नहीं मिले तो मैं जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। किसी को बुलाएं, ये बड़े अपने कैमरों के सामने। मौलाना फजलुर रहमान से लेके बिलावल तक जो आदमी चैलेंज करे बोल के चैनल पे आके कि मेरे रास्ते नहीं है, मुझे बुलाएं आप। बाबर डोगर साहब, ये जो शेख साहब बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये बिल्कुल सही? उसामा साहब, मसला ये है कि देखें, एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ उनका अपना भाई जो है वो भाबा का GHQ खाने जाता है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी देखें, जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब था, चौधरी निसार के साथ उसकी दोस्ती थी, उस वक़्त भी शहबाज शरीफ और चौधरी निसार जो छुप के जाके GHQ जाते थे और आर्मी चीफ से मिला करते थे, उस वक़्त के आर्मी चीफ से मिला करते थे। दोनों भाइयों ये कोई गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सारा कुछ पता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले की डेवलपमेंट नहीं है, ये शुरू दिन से इस तरह से है। शुरू दिन से शहबाज शरीफ जो है वो फौजियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, मियाँ साहब जो है वो दारों को हिट करते हैं, टारगेट करते हैं, वो टारगेट करते हैं, ये नीचे से वो आग लगाते हैं, ये नीचे से पानी फेंकते हैं। अच्छा, ये दोनों की पॉलिसी जो है ना ये साथ साथ चल रही है। तो ये जो बात हो रही है शेख साहब, बाबर साहब भी जो बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ जिस तरह तकरीब में एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाते हैं, मरियम आज कह रही हैं कि जी ये पार्लियामेंट में होना चाहिए, किसी ने मिलना है तो पार्लियामेंट आए, जिसने को बात करनी है पार्लियामेंट आए, वहाँ फैसले होने चाहिए, तो ये नून लीग का बयानिया है या ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब का बयानिया है फौज के खिलाफ? देखें, गुजारिश ये है कि राहील शरीफ को मेडिएशन के लिए किसने कहा था जब धरने में शहबाज के इमरान खान और तारुल कादरी साहब से राहील शरीफ ने मुलाकातें की 2-2 घंटे 1-1 घंटे? नवाज शरीफ ने कहा ना, ज़ियाउल हक की गोद में कौन जवान हुआ? GHQ के गेट नंबर 4 की कौन पैदावार है? किसने जुनेजो साहब के पीछे छुरा घोंपा और अबूरी हुकूमत बनाई? ये सब बातें हैं, लोगों की यादाश्त कमजोर है। आप पुराने क्लिप दिखाएं ना, किस तरह 2 जानों होके बैठे हुए हैं ज़ियाउल हक के घुटनों के नीचे। असद साहब, अच्छा, अब शेख साहब मैं समझता हूँ कि जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था साहब, ये जो शेख साहब ने बात की उसके हवाले से कि ये इसका मतलब है खुद इन्वॉल्व करते हैं, अभी बुलाते हैं, जब पूछेंगे ये सवाल, यही जो सवाल है उसी हवाले से कि चूंकि मौजूद भी थे और उन्होंने जिस तरह चीज़ें सामने भी आ रही हैं, मैं उस सवाल से पहले कि ये अभी मैं बात की है कि गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग के अंदर एक वजीर है, वो ये कह रहा है कि मैं गारंटी लेता हूं, तो जो एक नून लीग का बयान है, इस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो जमहूरियत के बड़े लंबरदार और चैंपियन बनते हैं, वहां भरी मीटिंग में बैठे हुए वो ये कहते हैं, और शेख रशीद साहब यकीनन इसकी तरदीद वो कर सकते नहीं करेंगे क्योंकि ये फैक्ट्स है, आप अभी देख लेंगे। तो मामला ये है कि वहाँ पे वो जनाब ये कहते हैं कि जनाब हमें यहाँ पे चूँकि जनरल फैज साहब DGISI भी बैठे हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी और बहुत सारे मामला थे, इसलिए उनका भी होना जरूरी था। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में मीटिंग होनी चाहिए, आर्मी चीफ की सरबराही में या और लोगों की तरह हमें सारों को मीटिंग में नहीं होना चाहिए उनकी। तो आप ना जाते भाई, अगर वज़ीर आज़म की सरबराही के बगैर आपको शहबाज शरीफ साहब को आपको बुलाता है तो आप भागे भागे चले जाते। यही शेख रशीद साहब कहते हैं कि वहां तो आप भागे भागे इशारा आपको होता है तो आप चले जाते हैं। अब शेख रशीद से गुस्सा क्या, छोटी सी बात, गुस्सा क्या जो बिलावल साहब अभी कह रहे हैं कि जिस मीटिंग में शेख साहब पूछते हैं कि जी उन्होंने कहा शेख साहब कि जिस मीटिंग में आप जाएंगे मैं वहां पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आप मीटिंग में होते हैं तो नहीं जाऊंगा। वजह क्या बता रहे हैं? क्यों कहते हैं बयानात से मामलात को आप मुतनाज़ा बना रहे हैं, यानी इस हवाले से उनको ये मसला है कि आप वो भांडा फोड़ देते हैं। तो ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है? जी शेख साहब, ये बिलावल के जो बयान हैं आपके, जी खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह। अब मैंने तो कोई रोड़े नहीं अटकाए, वो कहता मिलना चाहता मुझे वैसे ही कह दे भाई तूने फलाने दिन मिलने जाना, मैं वैसे नहीं जाऊंगा। वैसे कई दफा ऐसे होता है कि आगे पीछे मुलाकात होती है, ये इनकी देर लग जाती है जरा, तो हमें गाड़ी में बैठना पड़ता है।
अच्छा बाबर साहब, ये बिलावल ने बड़ी तफसील से बात की है कि जी ये जो जिस तरह शेख साहब ने बातें बताई कि ये तो खुद मिलकर आते हैं, तो ये बिलावल कहते हैं जी शेख साहब मुतनाज़ा बना रहे हैं मामलात को, या ये क्यों बता रहे हैं इस तरह की बातें, तो ये एम्बेरसमेंट हो रही है इनको कि जी हम तो इनके खिलाफ बयाने बनाते जाते थे, सब दुनिया को पता लग गया, हम जाके कहते हैं जी हमारा बचाव करो जी, नैब से बचाओ, यानी फौज कहती है कि हमें इन्वॉल्व ना करें, और ये जाकर कहते हैं जी इलेक्शन के हवाले से काम करें जी। साहब मियां नवाज शरीफ खुद जब उनको पता हो ना कि इस GHQ में जाने से मुझे हुकूमत मिलेगी, वो खुद नंगे पैर वहाँ पर चले जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, जब ये धरना दिया था, इन्होंने ये लॉन्ग मार्च किया था जज की बहाली के लिए, और गुजरांवाला जाके जज साहब जो थे गुजरांवाला तक पहुँचने से पहले बहाल हो गए थे, उस वक्त क्या फौज के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी? उनके साथ बात नहीं थी? धरना हवा चल पड़ी है। नहीं, मैं आपको इनसाइड बता रहा था। उस वक्त DIG एलीट फोर्स थे चौधरी तनवीर, और बहुत सारे पुलिस जो सीनियर अफसरान, उस वक्त मैं मौके पे था। डॉक्टर साहब आपको याद होगा वहाँ पे बहुत सारे मौके पे था, कारकुन लोग थे उस वक्त, डेली टाइम कारकुन बहुत सारे यानी उठा लिए पुलिस ने रात को। गवर्नर राज था गालबन, अगर मैं गलत नहीं डॉक्टर साहब शायद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब CCP लाहौर भी इनके बिल्कुल बरक्स लगा हुआ था। एक बंदा वहां पे, 10 बंदे टोटल थे। जब इन्होंने वहां से शुरू किया जाती उम्र 12-14 टोटल, एक गाड़ी, एक उस वक्त सिर्फ एक गाड़ी, 40-50 बंदे थे, 7-8 बंदे थे। बाद में इन्होंने पुलिस ने खुद ही सारे रुकावटें साफ कर दी। मुझे जब बात हुई ना, पुलिस वाले एक बंदे ने, सीनियर पुलिस अफसर ने कहा खरल साहब आप बताएं हम क्या करें। मैं क्या, आपको जो हुक्म मिला है, जो आपने करना है, आप मुझे क्या पूछ रहे हैं? आप इनको अब प्रोटोकॉल देना शुरू करें। उन्होंने इसको सिक्योरिटी हिसार बना के प्रोटोकॉल दिया। जब ये मेन फिरोजपुर रोड पे और कलमा चौक आने से पहले वही सारे लोग जिनको उठाया हुआ था, रात को पकड़ा हुआ था, जब भागे हुए थे लोग, वो जमा होते गए और काफिला बनता। अगर गुजरांवाला में किन की कॉल आई थी, किन के कहने पे नवाज शरीफ ने ये धरना शुरू किया था, का जो मामला था, और किन के कहने पे खत्म किया था? बिल्कुल ठीक। उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल साहब ने जो नवाज शरीफ साहब को कहा, उनके कहने पे, यानी जरदारी और उनकी हुकूमत के कहने पे नहीं। जब उन्होंने कहा गारंटी तो हर दफा आप आर्मी की मांगते हैं, वही जब आपने इमरान खान के धरने के दौरान जनरल राहील शरीफ को सालत किसने बनाया, और फिर आप मुकरे भी, फिर उन्होंने एक्सपोज किया आपको। शेख साहब, ये अब दो मुलाकातें हो रही हैं 2 माह के दौरान नून लीग की अस्करी क़यादत से, तो इसका क्या मतलब लिया जाएगा? पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं, 2 माह से नहीं कर रहे, 2 साल से इनकी कोशिश है। इमरान खान जो है वो अड़ा हुआ है, वरना ये तो सारा काम, मैं तो इस बात का हामी था, जाने दें नवाज शरीफ को, जाने दें, अपना टाइम आसान गुजारें, ये तो इमरान खान नहीं है। अच्छा, इसी से एक सवाल के, शहबाज शरीफ जो अस्करी क़यादत पर तनकीद उस तरह नहीं करते, उनके साथ मुलाकातें करते हैं, और नवाज शरीफ जो हैं वो फुल निशाना बना रहे हैं। इस हालिया तकरीर देख लें तो ये क्या दोनों भाई ये गुड कॉप बैड कॉप कर रहे हैं? पूरी मनसूबाबंदी के साथ ये चल रहे हैं दोनों भाई? बस अल्लाह आपका भला करे, आपने मेरे मुंह की जुबान से बात छीन दी है। देखें, जब सऊदी अरब जा रहे थे तो शहबाज शरीफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन बाप ने कहा तो ये चला गया। बाद में सऊदी अरब से लाने वाला भी यही था। देखें, ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। मैंने 4 महीने का 30 दिसंबर जनवरी तक आप देखें इनकी क्योंकि ये मार्च से पहले अपना टांग निकालना चाहते हैं ताकि सेनेट में इमरान खान की अक्सरियत ना हो। तो ये बाबर डॉक्टर साहब, ये स्ट्रेटजी इनकी कामयाब रहेगी? इस तरह चलती रहेगी दोनों भाई? साहब मुझे एक बात बताएं, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के होते हुए कई दफ़ा आर्मी चीफ से मिल चुके हैं। नवाज शरीफ को पता है कि शहबाज शरीफ जो है वो फौजियों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। मुझे एक बात बताएं, आज नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या एक्शन लिया? अगर वो इतने ही नजरियाती हैं, वो कहते हैं कि मैं पहले से ज़्यादा नजरियाती हो गया हूँ, इतने ही नजरियाती हैं, तो उन्होंने अपने भाई के खिलाफ क्या एक्शन लिया? ओपनली सारे पाकिस्तान को, 22 करोड़ अवाम को पता है कि शहबाज शरीफ के किसके साथ ताल्लुकात हैं, शहबाज शरीफ किसके साथ, किसको खुश करने की कोशिश कर रहा है, शहबाज शरीफ की किन के साथ मुलाकातें हो रही हैं। और आज की नहीं, ये 10 साल CM का दौर, और ये पिछले 2 साल, 12 साल से जब से ये पाकिस्तान आया है, शहबाज शरीफ मुतवातर लगातार उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने अपने भाई के खिलाफ क्या एक्शन लिया?
मुझे बताएं ना। मैं अब कोई निसार को निकाल बाहर फेंका, कोई निसार ने तो सिर्फ इतना कहा था ना कि जनाब ये काम ना करें, ये आप गलत कर रहे हैं। तो जो भाई कर रहा है, भाई के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? भाई तो वो है जिसकी गाड़ी एयरपोर्ट तक नवाज शरीफ साहब की हिमायत से, कॉन्सेंट से शहबाज शरीफ साहब मिलते रहे। आप देखें ना, जनरल मुशर्रफ के मामले में चौधरी निसार को ग्रंटर बनाया बीच में, उस वक्त डीजीआई से आर्मी चीफ और सारे जो मामला नवाज शरीफ साहब ने उनको आगे कर दिया, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार को, कि जनाब ताकि हमें को जो मामला जो अस्करी और ये सब सिविल क्या एक पेज पे सारे मामला के अंदर उसको बना दिया मीडिएटर। लेकिन जब उससे मिसट्रस्ट किया, चौधरी निसार ये रिकॉर्ड पे है, वो इस्तीफा दे के बीमार होकर घर चले गए। उसके बाद जब वो ग्रंटर थे, उनका ही नवाज शरीफ नहीं मान रहा, जो फिर गया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को पीछे लगाया निसार के, चौधरी निसार अली को बजाय चौधरी निसार कहा कि नवाज शरीफ मेरे पास है, उसने झूठा मुकरे हैं, वो वापस उनको लेके आए मॉडल टाउन में। चौधरी निसार को शहबाज शरीफ, वहां पे नवाज शरीफ ने कहा हाँ वो ठीक है मैं करता हूं। वापस जब ये गए चौधरी निसार, शहबाज शरीफ, उस वक्त के डीजीआईएस जनरल ज़हीरुल इस्लाम और आर्मी चीफ, वो आए उनकी मौजूदगी में। नवाज शरीफ जो है उसने कहा जी हाँ मेरे से मैंने गलत किया है, ये है वो है, तो हम नाम ECL में हुकूमत जो है ना उनका निकाल देगी अगर कोर्ट कहेगी। उसके बाद हालांकि मामला ये खुद बीच में इन्वॉल्व करते हैं। जब मामला फिर हुआ, हुकूमत कोर्ट ने कहा इन्होंने उनके वारंट निकलवा दिए, अमेरिका उन्होंने जाना था वो ना जा सके। मामला ये है कि ये नवाज शरीफ साहब हमेशा इस तरह के कामों में शहबाज शरीफ को आगे करते हैं। चौधरी निसार को इस्तेमाल किया इस टिश्यू की तरह। अभी भी शहबाज शरीफ आज निकल जाता है तो फिर बदल जाते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी शहबाज शरीफ अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी शुरू कर दिया। ठीक है, अब वो तो सर्वाइवल की जंग लड़नी शुरू कर दी उन्होंने। सही। अच्छा शेख साहब, एहसन इकबाल साहब कहते हैं जी असली क़यादत से मैं कोई अलग मुलाकात नहीं कर रहा की, उसकी वो तरदीद करते हैं अलग मुलाकात की। आपने सबसे पहले इस मुलाकात के बारे में बताया था और आप कहते हैं पहले भी इस तरह मुलाकातें हो चुकी हैं, तो फिर अवाम किस पर यकीन करें, क्यों यकीन करें? देखें, गुजारिश ये है कि ये किसी अलग कमरे में नहीं हुई। मैं ज़रा दूर खड़ा था जब सारे लोग चले गए। मैंने लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक किताब देनी थी जनरल बाजवा साहब को, वो डिग्गी में पड़ी थी गाड़ी की, सिक्योरिटी मसले थे। मैंने उनको कहना था जी कि ज़रा इनका किताब मंगवा दें। मैंने इतने में जनरल फैज साहब ने मुझसे पूछा कि क्या मसला भी, क्यों इतनी देर से खड़े हो? मैंने कहा जी आप ख़त्म करें तो मैं जाऊँ। ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन साहब और जनरल बाजवा साहब और फैज हमीद साहब, ये चारों बंदे कोने में लगे हुए थे। जब मैंने देर देखी तो मैं काफी लंबा क्रॉसिंग के बाद जब मैंने देखा तो ये लगे हुए थे। मैंने ये नहीं कहा कि एक कमरे में 1 to 1 थे, इन्होंने अलहदगी में उससे मुज़ाकरात जारी। मैं इस बात पे कायम हूँ। एहसन साहब अगर समझते हैं कि 1 to 1 का मतलब ये होता है कि कमरे में अलग कहीं बैठे हों, तो फिर इसका मुझे पता नहीं। मैं उर्दू मीडियम का ये तो अब बाबर साहब ये तो बड़ी वाज़ेह उन्होंने बात कर दी कि ये जाकर यही बिल्कुल एक कोने में जाकर काफ़ी तफसील से वो कहानियाँ करते रहे हैं, यानी वही कि जी ये नैब से हमें बचा लें। या मेरी एक बात सुने, मरियम की जो आज की स्टेटमेंट है वो बड़ी क्लियर और कैटेगोरिक है। मरियम को पता है कि पार्टी में कौन कौन से वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कांटेक्ट में हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो कांटेक्ट में नहीं हैं। वो कौन से लोग हैं जो नवाज शरीफ कैंप के हैं, वो कौन से लोग हैं जो शहबाज शरीफ कैंप के हैं। मरियम के कहने पे शाहिद खकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, इनके नाम जो थे आखिरी टाइम पर मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, शाहिद खकान अब्बासी, इनका नाम इस डेलीगेशन में डाला गया क्योंकि ये सारे लोग नवाज कैंप के थे। शहबाज कैंप में ख्वाजा आसिफ और शाहिद खकान अब्बासी तो आपस में बोलते नहीं हैं, बात ही नहीं करते। ये तो इनकी आपस की इतनी क्लियर दराड़ है, इतनी क्लियर जो है वो। लेकिन डोगर सवाल का जवाब दे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरमैन जो है वो शहबाज शरीफ साहब के छीन के मरियम साहबा की ख्वाहिश पर वो राना तनवीर को दी नवाज शरीफ साहब ने, ऐसे ही है जी जी। तो वेलकम डिनर तो उन्होंने भी खाया है, फिर मरियम साहबा उनको ही शो करते थे। नहीं फाटम के बिल के ऊपर उन्होंने भी अस्करी क्यादत से मुलाकातें की है, उनके ऊपर क्यों नहीं अब मरियम साहिबा उनके हवाले से क्यों नहीं कहती कि नवाज शरीफ का नुमाइंदा नहीं है। शहबाज शरीफ के हवाले से तो नाम लिए बगैर उन्होंने कह दिया लोगों को। अच्छा, लोगों को बता दिया। ब्रेक से पहले मैं चाह रहा हूँ शेख साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि ये जो सारी APC हुई है, ये भी चीज़ सामने आ रही है कि जैसे ये पीपल्स पार्टी ने बदला ले लिया हो कि जरदारी साहब कहा करते थे वो ईंट से ईंट बजाने का बयान एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो नवाज शरीफ के कहने पर दिया, या उसके बाद नवाज शरीफ उतना साथ नहीं आए और हमेशा पीपल्स पार्टी को एंटी एस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश करते रहे। अब जिस तरह बिलावल या आसिफ जरदारी का कोई इस तरह का बयान नहीं आया, आज भी बिलावल का देख रहे हैं वो इमरान खान को टारगेट करते हैं शहबाज शरीफ की तरह।
तो क्या अब ये नवाज शरीफ की इस तरह से तकरीर करवा कर पीपल्स पार्टी ने बदला ले लिया है नवाज शरीफ से, जो हमेशा वो करते रहे पीपल्स पार्टी के साथ? उसने अपनी खुदकुशी सियासी खुद की है, अपना गला खुद दबाया है और मरियम साहबा उनके साथ हैं। ये समझदार लोग हैं, उन्होंने कहा शेख रशीद को ना बुलाओ तो हमें कल दोबारा बुला लो। वो ठीक ही हो गया था ना, बाद में वो भी ईंट से ईंट गारा बन गया था। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, सरबरा अवामी मुस्लिम लीग, वफाकी वज़ीर दिया। अच्छा बाबर डोगर साहब, अब ये क्या होता नज़र आ रहा है कि एक तो ये बिल्कुल सब मामला ऐसे लग रहा था ठीक चल रहे हैं, मियाँ साहब बाहर बैठे हैं, इमरान खान साहब खुद कह रहे थे कि उन्होंने तो अब आना नहीं। मरियम का क्या ऐसा हो गया मामला कि जी एकदम नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से ऐसी तकरीर कर दी, मरियम भी अब बयानात पर बयानात, जबकि खुद ये नून लीग की तरफ से सलमान शहबाज इस तरह की तस्वीरें ट्वीट करते रहे कि गेम चेंजर शहबाज शरीफ साहब के अपने वालिद की तस्वीरें दिखाकर के जी वो नवाज शरीफ को निकाल कर ले गए हैं मुल्क से, तो वो खुद अपने डील का तासुर देते रहे। अब क्या हो गया? उसामा साहब, छोटा सा डॉक्टर साहब, मैं सर एक मिनट, वो गेम चेंजर का मतलब ये था कि हमने मरियम को ये कहते हुए सुना, मैंने खुद ये मरियम को कहते हुए सुना कि उनको निकाल दिया दलदल से। मैंने खुद मरियम को ये कहते हुए सुना है, खुद उन्होंने कहा जी कि रायत और सजा ये दोनों इकट्ठी नहीं चलेंगी। यहाँ अगर हमने रायत देनी है तो फिर ये सजा नहीं साथ चलेगी। मसला ये है कि मरियम ये चाह रही है कि उनको बाहर भेजा जाए, इमरान खान साहब उनको बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ और मरियम जो है वो उस पर एकदम वो उन्होंने एक हार्ड स्टांस ले लिया, या तो इसको बाहर भेजो, तो हम टारगेट करेंगे आपको। ब्रेक का वक्त है और टीजर दिखाया था, सिर्फ चंद चीज़ें असद खरल साहब ने बताई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। अब तो और डिटेल है और वो सोशल मीडिया पे मैंने देखा है इतना ज़्यादा वायरल हो गया सारा कुछ और देखा जा रहा है मौलाना साहब के बारे में। तो अभी जो कुछ आप देखेंगे ब्रेक के बाद वो और ज़्यादा होशरुबा है। ब्रेक के बाद अब पता चला ब्रेक के बाद खुशामदीद। और जिस तरह हमने आपसे कल भी कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से नाकाबिल तरदीद चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जो मिल चुकी हैं असद खरल साहब को, वो आपके सामने रखेंगे। और नैब ने बुला लिया है मौलाना फजलुर रहमान को, इस बारे में लिखा जा रहा है, पैगामात या इशारे इस तरह के दिए जा रहे हैं कि कैसे ज़रूरत हो सकती है नैब की वो बुलाए, चूँकि ऑफिशियली जो पता चल रहा है वो तो 2 घर और 1 प्लॉट का पता चल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो डिक्लेयर किए हुए हैं 2 घर और 1 प्लॉट, लेकिन हकीकत में क्या क्या बेनामी चीज़ें पता लग रही हैं, क्या क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, मुबीना तौर पर क्या चीज़ें फ्रंट मैनों के ज़रिए बेनामी क्या क्या सामने आ रही हैं, वो तो नाकाबिल यकीन है। 1000 कनालों पर मुहित ज़मीन सामने आ रही है। अब ये मौलाना साहब आकर नैब के सामने पेशावर में बयान देंगे या नहीं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है उनके लोगों की तरफ से कि जी फिर तो 30 लाख लोग आएंगे साथ। तो ये एक बात भी सामने आ रही है कि मौलाना को बुलाना कोई आसान नहीं है। असद खरल साहब, वो तो एक फिर सियासी मामला हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, लेकिन आपके पास क्या चीज़ें सामने आ रही हैं जो पता चल रहा है कि नैब के पास जो चीज़ें गई हैं कि जी ये मुबीना तौर पर इनकी उसामा साहब, मुख्तसर ये मैं बताऊँ कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके करीबी अजीज़ व अकारब, उनके फ्रंट मैन या उनके जो बेनामीदार्स हैं, उनके हवाले से जो नैब ने जिन इल्ज़ामात के ऊपर इंक्वायरी अथोराइज़ की है वो इल्ज़ामात क्या हैं, उस हवाले से चंद एक इल्ज़ामात, सारे इल्ज़ाम तो उसमें तो 40 लाख का जो गालिब लस्सी का बिल है वो शामिल नहीं इसमें सरकारी खजाने से। अब वो इल्ज़ामात की मैं सिर्फ मुख्तसर ब्रीफ, आगे रिश्तेदारियाँ वो भी बता सकता हूँ, लेकिन नाज़रीन की आसानी के लिए मुख्तसर चूँकि टाइम थोड़ा है मैं बताऊँगा कि बन्नू रोड पर बंगला है। अब ये जो नैब की इंक्वायरी जिन इल्ज़ाम पर हो रही है, शुगर मिल्स है, 300 कनाल की जरी ज़मीन है, मौजा रत्ता कलाची में सरकारी ज़मीन आपने नाम अलाटमेंट उनकी है, अब्दुल खेल पहाड़ पोर्ट डेरा इस्माइल खान में 15 लाख का घर, शोरकोट तहसील DI खान में 25 लाख का घर, शोरकोट तहसील DI खान में 5 कनाल का प्लाट, मालियत 7 लाख रुपए, F8 इस्लामाबाद में एक बंगला, पेशावर, कराची और क्वेटा में फ्लैट्स और दुकानें, बयानी आला डेरा इस्माइल खान में 1 घर और 5 एकड़ ज़मीन, अब्दुल खेल DI खान में 1 घर, मदरसा और 5 एकड़ जरी ज़मीन, मदरसा को जारी बात है उस पर तो एक जर्नलाइज क्योंकि उनके होल्डिंग में होगा इसलिए, शोरकोट DI खान में 1 घर, मदरसा 5 एकड़ ज़मीन, दुबई में
1 अदद फ्लैट, चक शजार इस्लामाबाद में 3 अरब मालियत की ज़मीन, जो कि इनके मतलब एक सेंटर आगे वो डिटेल भी हमारे पास है, और फिर वो इनके सानी ला गालबन जो कौन रिश्तेदार हैं वो लिखा हुआ हमारे पास डिटेल में। भारी मुनाफा भी बेची। हिम्मत गांव में 300 कनाल ज़मीन में, जिसमें 100 कनाल का बंगला शामिल है, मालियत 300 मिलियन। बाबर काचा तहसील पारवा में 900 कनाल ज़मीन, मालियत 50 मिलियन। ये नैब ने अब तक जो सर्टेन अमाउंट की है या जो अभी तक इल्ज़ामात की जो नोयत है। रमक तहसील पारवा में 350 कनाल ज़मीन, मालियत 35 मिलियन। 300 कनाल मौजा शेख राजा डेरा इस्माइल खान, मालियत 50 मिलियन। 1500 कनाल ज़मीन गाड़ा रहमान, मालियत 75 मिलियन। 160 कनाल ज़मीन ग्रिड स्टेशन पार्क के सामने, मालियत 64 मिलियन। 125 कनाल ज़मीन मौजा गुलाम खोई तहसील पारवा, मालियत 62 मिलियन। 5 कनाल 2 मरले मार्केट नवाब अड्डा मौजा मरियाली, मालियत 50 मिलियन। 714 कनाल 15 मरले ज़मीन DI खान में फ्रंटमैन हाजी जलाल खान वज़ीर के नाम पर, जो मुबैना उनके फ्रंटमैन नैब की इल्ज़ामात या इंक्वायरी के दौरान जो चीज़ सामने आ रही है। डेरा इस्माइल खान में 16,000 पहले मैंने बताया, आगे 16,257 कनाल ज़मीन फ्रंटमैन गुल असगर, जो मुबैना उनके फ्रंटमैन नैब की इंक्वायरी में जो अभी तक उनको कंसीडर किया जा रहा है, गुल असगर वज़ीर के नाम पर। डेरा इस्माइल खान में 221 कनाल ज़मीन और बंगले लुत्फ़र रुमान और मोहम्मद अशरफ के नाम पर। लुत्फ़र रुमान तो गालबन, अगर मैं गलत हूँ तो शायद इनके भाई हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। फिर उसके बाद जो कश्मीर कमेटी के हवाले से, कश्मीर कमेटी के हवाले से उसामा साहब जो सरकारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, लस्सी के हवाले से खबरें हैं कि सिर्फ लस्सी का बिल कितना था, वो लाखों और करोड़ों रुपए के अखराजात जो खजाने को चूना लगाया गया। तो उसके अलावा इसरार लाख साहब एडिशनल डायरेक्टर है नैब, 1 अक्टूबर को जो नैब ज़राए से में पता चला है कि इनको तलब किया गया है। इनके फ्रंटमैन जो हैं उनके गिर्द भी अब घेरा तंग हो रहा है, और ख़ास तौर पर मूसा जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर साहब का भी रिटायर्ड हैं, और उनके बेटे भी जो हमें इतलात मिल रही शायद इनके PA हैं, उनके ऊपर भी उनको भी नैब तलब किया है। नैब की जानब से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनको भी तलब किया जा रहा है। फिर इनके भाई ज़ियाउर रहमान जरदारी साहब, जो आपको पता है इनके ऊपर नवाज शाह मुशर्रफ का दौर हो, जरदारी साहब का दौर हो, नवाज शरीफ साहब का दौर हो, पहली दफ़ा मौलाना साहब पार्लियामेंट से बाहर, इसलिए वो तिलमिला रहा है कि सारे भाई क्यों नहीं आते इस तरह नवाज। अब मौलाना फजल रहमान साहब के भाई डोगर साहब इस पर बात करेंगे कि उन्होंने सियासत भी गालबन नहीं किया था, तो वो डिप्टी कमिश्नर के मदे लूटते रहे। अच्छा, यानी DMG की पोस्ट या PSF जो बन गई PAS। अच्छा, इस पर उसके और अभी वापस KPK में आ गए। ये मामलात इतने लंबे चौड़े हैं, और अब ये मौलाना साहब यही कहेंगे यकीनन कि जनाब मुझे तो बोलने की सजा दी जा रही है, मेरे साथ जनाब सियासी इंतकाम हो रहा है। और जो आप लाओ लश्कर की बातें करते हैं उसामा साहब, ये तो फ्रेंड मरियम साहिबा आज पेश हुई हैं, और गार्ड उनके ने मुक्का मार दिया, वो तो इत्तेफाक से फुटेज मौजूद थी। ये नहीं शुक्र है उन्होंने कह दिया कि जनाब मुझे किसी ने पता नहीं किसने आगे मुक्का मार करने की साजिश थी, मतलब वो इधर भी आपको पता लेजर गन का बना दिया कातिलाना हमला। ये शुक्र है कि कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया, और कैप्टन सब्दर ने पूछा क्या हुआ, बाबर साहब गार्ड ने मुक्का मारा है, एक तरफ जो उनको लगा। तो मामला ये है कि वरना तो ये भी हो सकता था कि मेरे ऊपर हमले की साजिश की गई, आपको पता है यहाँ पे भी। अच्छा, तो अब मौलाना साहब के तर्जमान साहब से है बात, हमने उनसे राब्ता किया, कल भी आज भी हमने उनको मैसेज छोड़े, हमारी टीम ने, एक ने कहा सॉरी, मौलाना साहब ने जवाब नहीं दिया, उनके तर्जमान ने सॉरी कर ली। अब अभी भी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, ये हमारे बाबर साहब ये बताएं, हमको चार्जशीट नहीं दे रहे, नैब की इसी बुनियाद पे इन्हीं इल्जामात के ऊपर एक इंक्वायरी हो रही है, उसके अंदर उन्होंने आपको बुलाया है, इस पे करते हैं और वहां पे जाकर सीधे हमारे यहाँ भी आए, आपका हक है, लेकिन अगर आप नहीं बोलते डिफेंस में, इस पे और बात करनी है अभी। बाबर साहब मुझे बताएं, 30 लाख लोग कहा जा रहा है मौलाना फजल रहमान के लोगों की तरफ से कि जी नैब अगर बुलाता है तो 30 लाख लोग साथ जाएंगे। साहब मसला ये है कि इन पे जो भी इल्जाम लगे हैं, कल साहब ने बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से ये सारी डिटेल निकाली, और ये मेरी कोई इसमें कमाल नहीं है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं जो उनके नाम है या उनके फ्रंट मैनों के नाम पर ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, और पूरे पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में है, KPK के मुख्तलिफ हिस्सों में है, पंजाब में है, दुबई में है, शुगर मिल भी है। मुझे ये बताएं
कि अल्टीमेटली इनको नैब में जाना चाहिए। अगर ये गलत है तो इनको अपना डिफेंस करना चाहिए। 30 लाख लोग क्या ये नैब पे अटैक करने जा रहे हैं? मैं ये तो एक अजीब बात है ना। जिस तरह से शहबाज शरीफ ये कहते हैं, जब उनसे ये पूछा गया कि ये आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, ये आपके बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने तो 1 ट्रिलियन रुपया बचवाया था पंजाब गवर्नमेंट का, मैंने जापानियों चीनियों से इन चीज़ों में इतने करोड़ रुपए की, इतने अरब रुपए की रायतें ली थी। यार ये क्या जवाब हुआ? मेरा मतलब मुझसे एक पर्टिकुलर सवाल किया जा रहा है, मेरे सामने बैंक की ट्रांजैक्शन रखी जा रही हैं और मैं तोता मैना की कहानियां सुना रहा हूँ सारे पाकिस्तान को, 22 करोड़ आवाम को। अच्छा, इसमें वो आपने बचाई होंगी, बिल्कुल बचाई होंगी, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो चार्ज लगा है उसका जवाब दिया जाए। जिन लोगों को ये कहा गया है उस्मान कौन था बताएं, वो 2 लोग जो आपने सीएम सेक्रेटरीट में रखे हुए थे, जो आपके लिए बेनामी का काम कर रहे थे, जिन्होंने आपकी बेनामी की कंपनियां खोली हुई थी और आपके लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, फजलुर्रहमान जो है उनको जाकर स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। अच्छा, मामला ये है कि हमने वो सामने चीज रख दी और पहले जो शहबाज शरीफ के आपको पता है 16 अफराद, 4 बादाम अफगवा और सिर्फ रमजान शुगर में जो सारा 9.5 बिलियन के 7 अरब के हिसाब से वो मनी लॉन्ड्रिंग वो सारी है रिकॉर्ड पे। अब मामला ये है कि ये नैब न्याजी गठजोड़ का जो दिया जाता है, मौलाना साहब बेनिफिशरी किसके हैं? नवाज शरीफ साहब के, पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत के, और मुशर्रफ दौर में भी आपको पता है। अब ये हैरान कुन बात ये है कि ये 2017 से इंक्वायरी नैब में पड़ी थी। अच्छा, अब इस पे तो सलाम बनता है ना, ट्रिब्यूट पेश करना पड़ता है जस्टिस जवेद इकबाल को कि उन्होंने ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि 30 लाख अभी जो धमकी उस वक्त भी यही थी, उस वक्त सिर्फ ये था कि नैब यही था, नून लीग की हुकूमत थी, पहले जरदारी साहब की हुकूमत थी और उन्होंने इनको नवाजा था सरकारी जमीनें और मराद दे के, और उनका चेयरमैन बैठा हुआ था और वो प्रोटेक्ट कर रहा था और वो उनके सर्व कर रहा था। जस्टिस जवेद इकबाल ने ये जरा घर से झाड़ी और नीचे से अलमारी से केस निकला है मौलाना फजलुर्रहमान साहब का। दूसरा क्रेडिट जाता है जो मौजूदा डीजी नैब है, जिन्होंने ये केस रेफर करने की हिम्मत की। आपको बता रहे हैं ना, केपीके में 30 लाख लोग लाएंगे हम। केपीके में बैठ के डीजी जो ब्रिगेडियर फारूक नसर अवान है, अभी उससे पहले भी कई डीजी आए, जो चेयरमैन नैब को सबसे बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। उसके बाद रिस्पेक्टिव जो बोरे का चेयरमैन है, क्योंकि मौलाना साहब के खिलाफ इस तरह की जिसारत करना कोई आसान काम नहीं है। फिर उसके बाद ये जो उसामा साहब मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें बहुत सारी अभी प्रॉपर्टीज की मैं तफसील नहीं बता रहा, नहीं मैंने बताई। अब जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन 2017 में जो अपने गोशवारे बताए, उसमें अलाइड बैंक का अकाउंट नंबर है, ये तो पब्लिक है चूंकि डॉक्यूमेंट, उसमें 20,50,312 रुपए, 60,000 का सिर्फ उनका जी मेरे घर में फर्नीचर है। फिर वो और भी डेरा इस्माइल खान ने, जो डीसी ने जवाब दिया कि मसूब जो है 47 कनाल 4 मरले जमीन जिस पर तमीरत भी हुई है शोरकोट में मौजूद है। अब ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर और भी है, और ये इनके जो गुलाम अली था वो फ्रंट मैन इनका जो ले लेते सर, यहीं से आते हैं, उनके बेटे फयाज अली हैं जो मौलाना फजलुर्रहमान साहब के इंतहाई करीबी, उनके नाम भी बताएंगे। सलमान शहबाज, सर ब्रेक ले लेते हैं। सलमान शहबाज भी पीछे नहीं है, उनके तो एक चपड़ासी से ही 2.5 अरब रुपए का पता चल रहा है उसके अकाउंट में, और सिर्फ शुगर मिल के मुलाजमीन के अकाउंट्स में, चंद मुलाजमीन उनमें 9.5 अरब रुपए का, वो भी अजीब किस्सा है। तो सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, फिर जाकर कहते हैं जी असली क़यादत से कि नैब से बचाएं। ब्रेक के बाद अब पता चला वज़ीर इत्तलाआत पंजाब जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ हैं। चौहान साहब, अभी हम ब्रेक से पहले मौलाना फजलुर्रहमान साहब की जायदादों का किस्सा वो सामने रख रहे थे लोगों के, जो नैब जो सवाल पूछने जा रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं मुबैना तौर पर, फ्रंटमैन को रिश्तेदारों के नाम बेनामी जायदादें, दुबई में फ्लैट्स हैं, शुगर मिल है, 1000 कनाल ज़मीनें हैं, पता नहीं क्या कुछ। तो इन्होंने तो डिक्लेयर किया हुआ है 2 घर और 1 प्लॉट। तो अब कह रहे हैं जी अगर हमें नैब बुलाता है तो 30 लाख लोग साथ जाएंगे, ये मौलाना फजलुर्रहमान के साथ, यानी वो धमकी भी आ रही है दूसरी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मौलाना फजलुर्रहमान साहब के हवाले से कई दफ़ा कई लीडिंग टीवी चैनल्स के अंदर लीडिंग
सहाफियों ने बड़े बड़े इंकशाफात किए हुए हैं। शहदा की ज़मीनें खा गए, रेलवे की ज़मीनें खा गए, और जनाब के आइन के तनाजुर में 7400 किस्म की जनाब इन्होंने करप्शन और बदयांती और टकेमारी के तौर तरीके ईजाद किए हुए हैं। कभी दीन के नाम पे, कभी इनकलाब के नाम पे, कभी अल्लाह उसके रसूल के नाम पे, कभी मिम्बर रसूल के नाम पे इन्होंने हमेशा मचाई रखा है। और फिर बमा अहलो अयाल, इनका रिकॉर्ड है कि इनकी फैमिली के कम अज कम 10 मेंबर पिछले 40 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, हर वक्त आपके MNA, MPA, सेनेटर, वजीर, मशीर आपको नजर आएंगे। ये पहली दफा हुआ है कि थोड़ा सा धचका लगा है, सिर्फ 2 या 3 बंदे हैं, एक इनका भाई है और एक इनका बेटा है, तभी तो ये तिलमिला रहे हैं। ये तो बमा अहलो यार हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा वाला इन्होंने माहौल रखा है। और असद खरन साहब ने भी जो इनके शफात किए हैं वो भी बिल्कुल हक सच है। तो ये जो इस वक्त उछल के पिछले 2 साल से PTI उसकी बुनियादी वजह ये है, उन्हें पता था कि जरदारी और नवाज शरीफ से फारिग होके जना मैंने फंसना है। उन्होंने कहा उस फंसने से पहले ही जना कोई तहरीकें चला के जना इमरान खान साहब से और PTI की हुकूमत से जान छुड़ा लो। तो अब बारी आ गई है, तो अब इनसे पूछा जाएगा जनाब बताएं क्या हिसाब किताब है जनाब। अच्छा। मैं अक्सर कहता हूँ ना, हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, तो इनसे पूछेगी नैब के बोल मेरी मछली कितनी करप्शन, तो करप्शन तो अन्य वहाँ है जो, तो ये कहते हैं आगे से 30 लाख बंदे। ये इनकी गलत फहमी है कि ये इस किस्म की धमकियों से जना गीदड़ भभकियों से जना रियासत को, रियासती अदारों को और अदालतों को ब्लैकमेल कर लेंगे। इनको जो है ना वो छट्टी का दूध याद आ जाएगा। इनको जरा एक दफा आने दें, नैब की कार्रवाइयों के अंदर JIT बनेगी, इनके मामलात खुलेंगे, तो फिर ये औकात में आएंगे। क्या साहब अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, DG ISPR ने ये चीजें बता रही हैं कि मोहम्मद जुबैर ने 2 मरतबा आर्मी चीफ से मुलाकात की थी। DG ISPR बता रहे हैं अब, और मुलाकातों में नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुतालिक बातें हुई थी, ये तर्जुमान कह रहे हैं। अब तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है कि ये लोग मुलाकातें करते रहे और नवाज शरीफ और मरियम के हवाले से बातें करते रहे। आर्मी चीफ से मुलाकातें मोहम्मद जुबैर की दरखास्तों पर हुई। कानूनी मसाइल अदालतों या सियासी मसाइल जो हैं वो फौज पर नहीं डालने चाहिए। तो ये अब तो बाकायदा स्टेटमेंट आ रही है कि मोहम्मद जुबैर ने 2 मरतबा क्या जाते हैं जी को बाहर DG ISPR कह रहे हैं वहां पे एक तरह सुप्रीम मेसी ऑफ जी फियाज साहब। यार देखिए बात यह है कि 24 मुलाकातें तो इन्होंने 2013 से लेकर 2018 तक जना शहबाज शरीफ साहब ने और चौधरी निसार साहब ने की हैं, रात के अंधेरे में GHQ में आर्मी चीफ के साथ, जिसका इतराज भी किया चौधरी निसार अली खान साहब ने भी और शहबाज शरीफ साहब ने भी। तो क्या वो जो 24 मुलाकातें हैं वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर की होंगी? सर ये मुनाफिक है, इतने बड़े मुनाफिक है कि जिसकी इंतहा को लेकिन ये 1978 से लेके अब तक इनकी सारी सियासत आले शरीफ की सबसे अहम चीज है आज मरियम ये कह रही है कि पार्लियामेंट के मसले पार्लियामेंट में हल होने चाहिए, और वो जो वहां पर लोग गए थे वो नवाज शरीफ के नामजद लोग नहीं थे। दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर जो है ये DG ISPR कह रहे हैं कि 2 दफा नवाज शरीफ और मरियम के आर्मी चीफ से मिलते रहे हैं, तकरीरें करते हैं फौज के खिलाफ, इधर पांव पड़ते हैं जाके। ये एक ब्रेकिंग न्यूज है इस टाइम के इन दोनों के लिए मोहम्मद जुबैर आर्मी चीफ से मिलते रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रही कि मामला पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। आज बेगम सफदरवान साहिबा ने 2 बातें बड़ी अच्छी की। एक तो अच्छी बात ये की कि हमारे किसी नवाज शरीफ के नुमाइंदे ने फौज के साथ मुलाकात नहीं की। आज इन्होंने सच कहा कि ख्वाजा आसिफ भी नवाज शरीफ का नुमाइंदा नहीं है और शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ का नुमाइंदा नहीं है। ये सच्ची और खरी बात की उन्होंने। मोहम्मद जुबैर तो इनका नुमाइंदा है ना, मोहम्मद जुबैर तो इनका नुमाइंदा। मेरी पूरी बात सुन ले। दूसरी सच्ची और खरी बात ये की कि सियासी मामला पार्लियामेंट के अंदर जनाब सॉर्ट आउट होना चाहिए, GHQ में नहीं, लेकिन पूरी नहीं की। आगे एक फिक्र ये भी कहना चाहिए था कि जो 24 मुलाकातें रात के अंधेरे में GHQ के अंदर कायदे हस्ब इख्तिलाफ और जनाब वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ वो जो करते रहे वो भी रात के अंधेरे में GHQ में नहीं होनी चाहिए थी, वो भी जनाब दिन की रोशनी में पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए थी। यार अजीब तमाशा है इनका।
आप करें तो रामलीला, कोई और करे तो लेकिन एक और बात इनके मुकदमे की, चौहान साहब, जब नवाज शरीफ साहब ने डेट आ गई, अब डेट आ रही है। एक मुलाकात अगस्त को, दूसरी मुलाकात सितंबर में हुई, ये नहीं कि इसी महीने में दूसरी मुलाकात हुई। से इनको ठींगा दिखाया गया तो मरियम साहबा का ट्विटर हरकत में आ गया। जुबैर साहब ने कहा कि ठींगा, क्योंकि आर्मी चीफ ने कैटेगोरिकली कहा कि ये जो करप्शन के केसेस है जिसके लिए आप मुझसे भीख मांगने या मुझसे मदद मांगने आए हैं, ये आपको यहाँ से कुछ नहीं मिल सकता। अच्छा, ये कानून के मुताबिक जो होगा वही मिलेगा आपको। अच्छा, मैं आपको फिर बता दूं, ये टिकर्स चल रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद जुबैर ने सियासी और अदालती मामला डिस्कस करने के लिए आर्मी चीफ से टाइम मांगा 1 अगस्त और दूसरी 7 सितंबर को, और उसके बाद जब मरियम साहबा को पता चल गया कि वो कोई इनकी गैर कानूनी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ये तो ये हरकत में आ गए। जी, DGISPR की स्टेटमेंट सामने आ गई है। जी फयाज साहब। जी सर, बात ये है, शहबाज शरीफ साहब की हिस्ट्री में आपको बता दूं, पिछले 5 साल की उनकी हिस्ट्री ये है कि ये फौजी जनाब ज़ुआमा को मिलते हैं तो पाँव पड़ जाते हैं, वहां से निकल के आते हैं, अपने भाई के साथ बैठते हैं तो आकड़ के साथ बैठ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब का तो ये मजाज है। दूसरी तरफ ये जो यंग जनाब एंग्री बर्ड है ना, यंग एंग्री मैन नवाज शरीफ साहब, जो आजकल अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 का किरदार अदा कर रहे हैं, ये ऊपर से तो बहुत बड़े इनकलाबी है, ये नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश करते हैं। हकीकत में ये बातें तो बड़ी लंबी ऊंची ऊंची करते हैं नेल्सन मंडेला वाली और बड़े इनकलाबियों की। हकीकत वही है जो आपको इस वक्त DGISPR आपको बता रहे हैं। ये अपने फ्रंटमैन भेजते हैं, ये शहबाज शरीफ को भेजते हैं, ये चौधरी निसार अली खान को भेजते हैं, ये जुबैर खान को भेजते हैं, ये इन लोगों को भेजते हैं, जाओ जाके मेरे मामला सीधे कर। तो ये फयाज साहब सुन, तो ये तो ड्रामेबाजी है ना। ये कहते हैं जी हम नजरियाती हो गए, इसमें पहले आप लोग भेजते हैं। और देखिए आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट सामने आ रही है DGISPR की तरफ से, कि उन्होंने कहा कि अदालती मामलात जो है, कानूनी मामलात ये अदालत में होंगे, सियासी मामलात पार्लियामेंट में होंगे। इसका मतलब ये है, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि मोहम्मद जुबैर यही करने गए थे कि जी आपकी हुकूमत गिराने के लिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के लिए कोई हमारे साथ कुछ कर लें, तो उन्होंने कहा जी जो सियासत है वो पार्लियामेंट में करें। मैं आपको बताऊं, तसल्ली से जरा 3-1 मिनट मुझे सुनिएगा। सर, ये जो आज शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका बुनियादी मकसद क्या है? इनके कुछ ही हफ्तों के अंदर इनके जनाब रिजल्ट आने वाले हैं अदालतों के, इनके खिलाफ, इनकी शुगर मिल के, रमजान शुगर मिल के, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के, इनकी TTs के, ये अंदर जाने लगे, गिरफ्तार होने लगे, सजा होने लगी है। इन्होंने अपनी तरफ से चलाकी है, यारी मकारी करने की कोशिश की कि चलो मैं अपनी गिरफ्तारी को सियासी बना लूं, मैं सियासी शहीद बन जाऊं। एक तो इन्होंने ये नाकाम कोशिश की है। दूसरा जनाब, ये इनकी जो ना एक ढेला, एक आना, एक पारी, पूरी 32 और 4 दूनी 36 वाला पहाड़ा सुन के ना कान पक गया, जो समझ ही नहीं आता। आपको भी नहीं समझ आएगा, आपको समझ आएगा 2 दूनी 32 होता है, ये 4 दूनी 36 होता है। इसी तरीके से ये जो एक आना, एक पारी, एक ढेला करप्शन नहीं किया, खुदा के बंदो हम मानते हैं कोई आना पाई ढेला नहीं। आपने खरबों डॉलर की, खरबों यूरो की, खरबों दरम दिनार की करप्शन की है। आप अजीब ढेला पाना आई की जगह गाली शुरू कर देते हैं, और आपकी GI बना के आपके इक़्तिसादी इदारों ने, अदालतों ने और तहकीकाती इदारों ने एक एक चीज क्लियर कर दी। आपके 75 जो है वो वादा में आप गवाह मौजूद है, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी लाश को जरा आगे अगर एक ढेला, एक पाई, एक आना करके साबित हो जाए तो उल्टा लटका दे। अजीब मुनाफे को ड्रामेबाज है। अब इनकी बातों पे कोई एतबार नहीं करेगा। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री डूब रही है। फयाज साहब, एक फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर एहसान करें। जो इनकी टकेमारी, 2 नंबरी वारदातें हैं, जो करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके हैं, इस हवाले से अगर फिल्म बन जाए ईमान से बड़ी बिके, कि जो JLT से लेकर अब तक कहानियां जो है इनकी जो कई रूप है, ईमान से बड़े सैन में चले, आबाद हो जाएंगे। मैं सैयद नूर साहब से मैं आता हूँ वापस पिंडी से, तो रब्ता करता हूँ यार, तो सोनी फिल्मा बढ़ाओ 4-5 जना, ये 2 नंबरियां पे जो है बहुत बहुत शुक्रिया होंगी। बहुत ज़िले इत्तलात पंजाब जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब, जो भी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है उस पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है। DGISPR ने अब ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि मोहम्मद जुबैर साबिक़ गवर्नर सिंध, नून लीग के अहम रहनुमा, 2 मुलाकातें कर चुके और डिस्कस क्या किया, मियाँ नवाज शरीफ, मरीम नवाज के मामलात, और फिर आर्मी चीफ का वाज़ेह जवाब था कि जो कानूनी मामलात हैं वो अदालत और सियासी मामलात पार्लियामेंट। तो ये फ़ौज को इस तरह ना इन मामलात में घसीटें, और देखिए फिर बदनाम करने की, जब मामलात इनके नहीं वहाँ से सुने, वो उस तरह से हल होते जिस तरह करना चाहते हैं, तो फिर ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब
अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।